सामने वाली दीवार के पीछे शशि का परिवार रहता था। लंबी चौड़ी कोठी में 10-15 लोग रहते थे, ठीक रूबी के परिवार की तरह। दोनों की छतें इस तरह जुड़ी थी कि गर्मी में रात को जब परिवार के बच्चे बूढ़े सोने आते तो पता ही नहीं लगता कि घरों का आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। वैसे भी दोनों परिवार में बहुत अपनापन था। रूबी और शशि एक ही स्कूल में नौकरी करते थे। दोनों ने अपने और बच्चों से जुड़े किसी भी फैसले को कभी अकेले नहीं लिया। रूबी के 2 बेटे तो शशि के 3 बच्चों की मां है। दोनों सहेलियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे। वैसे भी टीचर्स के बच्चों की सोच में सिर्फ और सिर्फ कैरियर होता है। रूबी के दोनों बेटों ने इंजीनियरिंग की और बाहर का रुख किया। शशि के तीनों बेटों भी मेडिकल की पढ़ाई करके अमेरिका चले गए। कुछ वर्षों बाद तीनों भाइयों ने मिलकर एक हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। बेटों की तरक्की से दोनों माएँ खुश थीं। यही नहीं कि इतने बड़े घर में केवल रूबी के पति कमलेश थे। उधर शशि व उसके पति नरेश रह गए थे। दोनों को रिटायर होने में समय था। सबके दिमाग में यही प्रश्न था, रिटायर होकर वे क्या करेंगे। रूबी के बेटों ने अपने मम्मी पापा को अमेरिका आकर बसने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पहले तो इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया, पर जब बेटों ने बार बार कहा तो कमलेश ने पत्नी से कहा, बच्चों की भावनाओं को समझता हूँ, पर यह समझ लो हम कहीं नहीं जाएंगे। साधु अपनी कुटिया में रहता है तो 4 लोग उससे मिलने आते हैं। कुटिया छोड़कर घर घर भीख मांगने जाएगा तो लोग धुतकार भी सकते हैं। सो हम अपनी इस कुटिया में ही भले इस जिसको मिलना है यहाँ आकर मिल जाए। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, सदा उनके साथ नहीं उड़ती। यह देखकर उन्होंने उड़ना सीख लिया, वह उन्हें आज़ाद छोड़ देती है। हमने भी बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कारों से मजबूत पंख दिए हैं। उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। बच्चे इस बात को नहीं मानते। उनका कहना था, आप दोनों का शरीर इस उम्र में आने वाली तकलीफ़ों को कैसे झेलेगा। कोई तो साथ होना चाहिए। यहाँ हमारे पास होंगे तो किसी अनहोनी का डर तो ना होगा। बच्चों की मजबूरी और कमलेश का स्वाभिमानी तर्क दोनों अपनी जगह ठीक थे। पति पत्नी के हट के आगे बच्चों को घुटने टेकने पड़े। शशि और उसके पति नरेश की सोच इनसे अलग है। उनके बच्चों ने दोनों को जब अमेरिका आने का निमंत्रण दिया तो वे मना कर न सके। रूबी मेरे तीनों बेटों ने एक हॉस्पिटल खोला है। बड़े हॉस्पिटल के मालिक होने के साथ एक होटल भी खरीदा है। होटल का उद्घाटन हमारे हाथ से कराना चाहते हैं। हम दोनों के न जाने पर बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। सो हमने भी सोचा कि हम सब कुछ बेचकर बच्चों के पास क्यों न रहें। जाने से पहले शशि सहेली से मिलने आई थी, बहुत खुश थी। इस बात को 10 साल हो गए। लगता है शशि से मिले सदियां गुजर गईं। क्या उसे आज भी पुरानी बातें याद होंगी? आएगी तो पूछूंगी। वक्त कभी कभी कितने सितम ढाता है। कौन जानता है एक एक्सीडेंट में रूबी के पति की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी तो दुनिया ही लुट गई। बच्चों ने एक बार फिर दोहराया, मम्मी आप यहाँ कैसे अकेली रहोगे, हमारे साथ अमेरिका रहना ठीक होगा। नहीं, तुम्हारे पापा मुझे यहीं बैठा गए हैं। इस घर में आज भी तुम्हारे पापा हैं, उनके साथ जुड़ी यादें हैं। मुझे अभी यहीं रहने दो। बेटे अन्नू और सोनू माँ के मन की दशा को समझते थे, सो चुप रहे। और एक पुरानी कामवाली व उसके बेटे से कहा, आज से तुम दोनों हमारे घर में ही रहोगे। कोई तो हो जो माँ के साथ हो। कामवाली कांता और उसके बेटे बबलू को अन्नू और सोनू अच्छी तरह जानते थे, सो तसल्ली थी। ऐसे समय पर रूबी की शशि को बड़ी याद आई। वक्त से बढ़कर मरहम कोई नहीं। फिर भी बच्चों ने सलाह दी कि मम्मी को कोई काम पकड़ना चाहिए। काम में व्यस्त रहेंगी तो मन लगा रहेगा। रूबी ने एक NGO ज्वाइन कर लिया। वक्त आसानी से कट जाता, लेकिन कई बार उसे लगता 5 कमरों के 2 मंजिले घर का ऊपरी हिस्सा तो बंद ही रहता है। साफ सफाई के साथ आए दिन मरम्मत की ज़रूरत भी मुँह बाएं खड़ी रहती है। कई लोगों ने बच्चों को सलाह दी, इस मकान को बेच दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बदले में वहाँ को एक छोटा सा फ्लैट खरीद दो, आधे दाम में। एवं सोसाइटी में बड़ा अच्छा फ्लैट मिल सकता है। वक्त की दौड़ में शामिल होना समझदारी हो सकती है, पर मेरे घर को लेकर ऐसा सोचना समझदारी न होगी। नहीं, इस घर में हमारा बचपन बीता है। हमारे बचपन की मीठी यादें से जुड़ी हैं। यह घर हमारे दादा दादी की धरोहर है, इसका कोई मोल नहीं है। बेटों के मुंह से पति की भाषा सुनकर रूबी को बड़ी खुशी हुई। क्यों ना हम ऊपर की मंजिल को किराए पर चढ़ा दें, बेटों ने प्रस्ताव रखा। यह ठीक रहेगा, चहल पहल भी रहेगी और आमदनी भी होगी। रूबी को बात पसंद आई और ऊपर की मंजिल में एक लाइब्रेरियन जिसे एक ट्रस्ट चलाता, किराया भी अच्छा मिल जाता है। यह बच्चों की सूझबूझ से होगा। इस बीच आसमान में बादलों के गरजने की जोरदार आवाज़ आई तो रूबी के विचारों का सफ़र खत्म हुआ। आज जब रूबी को शशि का मेल आया तो वह लाइब्रेरी में ही थी। ट्रस्ट के मैनेजर कई बार उससे कह चुके थे, मैडम हमें कोई लाइब्रेरियन बताएं। हमारे पास कोई लाइब्रेरियन नहीं है। वह सोच रही थी, काश आज शशि होती तो ईमेल फिर से पढ़कर सोचने लगी, क्या जवाब दूं। प्रिय शशि, तेरी तरह मैं भी तुझे कभी नहीं भूली। यह दिल घर का यह दरवाज़ा हमेशा ही तेरे स्वागत में खुला है। यह हिंदुस्तान है, यहाँ लोग किसी के घर पूछ बताकर नहीं आते। फिर तूने क्यों पूछा? शायद विदेशी सभ्यता में ढल गई। आएगी तो कान खींचूंगी, भला अपनी सभ्यता क्यों भूली। तेरी अपनी रूबी। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर शशि को देख रूबी चौंक पड़ी। अरे यह कैसा सुखद संयोग। लो, तूने ही तो मुझे याद दिलाया था कि यह हिंदुस्तान है। बस मुँह उठाए चली आए। कोई शक?
नहीं, कोई शक नहीं। रूबी भी अपने को रोक न सकी। दोनों सहेलियां बहुत देर तक अनकहे दुख से एक दूसरे को भिगोती रहीं। पतियों की बातों, उनकी मृत्यु का दुखद आगमन, फिर बच्चों की बात पर शशि चुप हो गई। रूबी को कुछ अजीब सा लगा, सो आगे कुछ भी न बोली। सोचा थकी है, शायद थकान उतरेगा तभी सामान हो पाएगी। बच्चों की बातें फिर कभी। शशि को आज 1.5 महीना गुजर गया था, पर चेहरे की उदासी न गई। क्या तुझे यहाँ मेरे घर में कुछ परेशानी है? रूबी के मन में कई अपराध बोध भी था। अरे नहीं, बस यूँ ही। शशि बात को टालना चाहती थी। एक दिन एनजीओ से लौटी तो देखा शशि फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देख रूबी घबरा गई। क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? मुझसे तो कहती है मैं तेरी सहेली हूँ, फिर क्यों अंदर ही अंदर घुट रही है? यह सुनकर शशि का रोना और तेज हो गया। रूबी ने उसे झकझोर कर कहा, मैं जो समझ पा रही हूँ वह शायद यह है कि कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जो तू मुझसे छुपा रही है। वैसे तो मैं होती कौन हूँ यह सब पूछने वाली? मैं तेरी कलीगी तो हूँ। बहुत बदल गई है तू। रूबी, नहीं ऐसा मत कह। तू ही तो है जिससे आज तक मैंने हर बात साझा की है। यह बताने लगी, 10 साल पहले हमने इंडिया छोड़ने से पहले देहरादून में फ्लैट खरीदा था, यह सोचकर कि कभी इंडिया आएंगे तो ठाठ से रहेंगे। जाते समय फ्लैट की चाबी जेठ के बेटे रामू को दे गई थी। यहाँ आने से पहले मैंने रामू से फ़ोन पर कहा, साफ़ सफाई करा रखकर रखना, मैं इंडिया आ रही हूँ। काफ़ी समय से मैं उसके संपर्क में हूँ। कुछ दिनों पहले कहता था घर तैयार नहीं है। आज फ़ोन किया तो बताया, आंटी वह मकान मैंने बेच दिया, जल्दी दूसरा खरीद दूंगा, मुझे 1 महीने का समय दो। रूबी, मैं तो कही कि नहीं रही। पहले तो मेरे बच्चों ने दुत्कार दिया, अब यहाँ ये सब। क्या बेटों ने तुझे दुत्कारा? मुझे कुछ अंदाज़ा तो था कि आज 1.5 महीने से अंदर ही अंदर किसी दर्द को लेकर तू तड़प रही है। रूबी ने मन की बात कह दी। हाँ, आज मैं तुझे सारी कहानी सुनाऊंगी। 10 बरसों पहले मेरे बेटों ने खूबसूरत साजिश रची। हम दोनों को इमोशनल ब्लैकमेल करके हमें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो कहा, आप दोनों के नाम से हम एक होटल खोलना चाहते हैं, इसमें आपका शेयर भी होगा। नरेश को लगा बच्चों ने ठीक सोचा, घर का पैसा घर में ही रहेगा। कुछ पैसे से हमने देहरादून में फ्लैट खरीद लिया, जिसके बारे में बच्चों की आज भी जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ पैसे हमने यहाँ बैंक में भी छोड़ दिए थे। अमेरिका पहुंचकर हम दोनों की खुशी दूनी हो गई थी। जब पता लगा हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं, बड़े बेटे विपिन के घर मेहमान आने वाला है, सोचकर मैंने बहू को अपने गले की चैन देने का मन बना लिया। बहू के घर बेटा हुआ, मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। बहू की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। बच्चा 6 महीने का हो गया तो बहू ऑफिस जाने लगी। दिन भर बच्चा मेरे पास रहता, रात को बहू के आने में रसोई में घुस जाती, पर अब तक मैं थक कर चूर हो चुकी होती। बच्चा 2 साल का हो गया तो नर्सरी जाने लगा। मैंने राहत की सांस ली। तभी एक दिन छोटी बहू का फ़ोन आया, माँ जी आप फिर से दादी बनने वाली हैं, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। ठीक है। बहू की बात सुनकर मन तो खुश हुआ, पर याद आया कुछ दिनों पहले इसके पति मेरे बेटे ने बताया था कि इंडिया से मेरी सास आई हैं, कुछ महीने रहेंगी। क्या बहू अपने माँ को प्रसव तक रोक नहीं सकती थी? पहली बार लगा मुझे इन लोगों ने फालतू समझा है। चुप रही। छोटे के घर बेटी ने जन्म लिया। मैं पिछला सब भूलकर फिर अपनी पुरानी फॉर्म में आ गई। सोचने लगी मेरे पास और काम ही क्या है, ये तो अपने बच्चे हैं। मैं जब नौकरी करती थी तब मेरी सास बच्चों को संभालती थी। मैं कुछ अनोखा तो नहीं कर रही थी। यह ज़रूर था जब मैं पहली की अपेक्षा थकने भी लगी थी। मेरे थकान से जिसे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती थी मेरे पति थे। वे कहते थे, क्यों सारा दिन थकती हो, बिल्कुल नौकरानी बन गई हो। छोड़ो सब, मैं जानती थी मेरे तकलीफ पति के सिवा कोई नहीं समझता। एक दिन नरेश को दिल का दौरा पड़ा। बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। दिन रात अकेले पड़ी रोती रहती। कभी कोई बेटा या पूछने भी ना आते। कभी कभार छोटी बिटिया मेरे आंसू पहुँचकर तोतली भाषा में पूछ लेती, दादी मम्मा आप कैसे क्यों रो रही हो? मन करता खूब चिल्ला चिल्ला कर रोऊं। कितनी दुखी और बेबस हूँ मैं। इन सबसे तो ये 5 वर्ष की बिटिया वाली जो मेरे आंसू देखकर बेचैन हो जाती है। राधा मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। तब मुझे यहाँ की बहुत याद आई। जी करता पंख लगाकर उड़ जाऊँ, इंडिया पहुँच जाऊँ। एक रोज़ बीच वाली बहू ने फ़ोन किया, मम्मी आप मेरे पास रहेंगी? नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम लोगों की सेवा ना कर पाऊँगी। ये बच्चे मेरे दुख को क्यों नहीं समझते? पति को गए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मुझे तो 2 शब्द संवेदना के चाहिए। रूबी, इस घटना के बाद सबके चेहरे का नकाब उतरने लगा। मुझे लेकर बहू बेटों में खुसर खुसर होने लगी। मम्मी अब 3 के पास 4-4 महीने रहेंगी। एक बहू बोली, ना ना। दूसरी ने कहा, तो क्या करें? रूबी, बस मैंने समझ लिया था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, किंतु जाऊँगी कहाँ? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मैंने सोच रखा था इन्हें तो अब एक कौड़ी न दूंगी। एक दिन छोटे बेटे बेहों ने कहा, मम्मी एक और बात, हम लोगों का छोटा फ्लैट में शिफ्ट होने का इरादा है। ऐसे में हम तीनों के साथ आप न रह सकोगी, सो 6 महीने के लिए आप ओल्ड एज होम में रह लो। नया घर बनते ही आपको ले आऊँगा।
मैं निशब्द, सारे शरीर का खून निचुड़ गया। मैंने हिम्मत दिखाई, मन के भीतर जो उमड़ रहा था वह सब कह देना चाहती थी। सो ठीक है बेटा, तुम सबने मिलकर बढ़िया खेल रचा। पहले हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्चे पालने के लिए यहाँ बुला लिया। 10 वर्षों तक तुम हमसे काम लेते रहे। जब मैंने मानसिक व शारीरिक असमर्थता दिखाई तो ओल्ड एज होम का रास्ता दिखा दिया। लानत है मुझ पर, मेरी कोख पर, जिसने ऐसी निकम्मी औलाद पैदा की। कहाँ गए वे संस्कार? थू है तुम पर, तुम्हारी शिक्षा पर। मेरी तीखी आवाज़ सुनकर बेटे दर दर हो गए। बहुएं पहले ही खिसक गई थी। मैं बड़ी देर तक अकेली रोती रही। कमरे से बाहर आकर किसी ने संवेदना के 2 शब्द भी न कहे। रूबी, विश्वास नहीं होता, ये हमारे बेटे हैं। मैंने तय कर लिया था, मैं इंडिया वापस जाऊंगी। यहाँ रही तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। बस सवाल यह था, जाऊंगी कहाँ, रहूंगी कहाँ। मन की लिस्ट में सबसे ऊपर तेरा नाम था, इसलिए ईमेल डाला था। इंडिया पहुंचकर क्या मैं तेरे पास रुक सकती हूँ? शुक्र है अंतिम समय पर अपनी धरती तो नसीब हो गई, नहीं तो किसी ओल्ड एज होम की दीवारों से टक्कर मार मार कर मर जाती। शशि अचानक चुप हो गई थी, सिर्फ आंखें बह रही थी। रूबी अपने को रोक न पाई। सहेली ने जो कुछ झेला है, दिल दहलाने वाला, ठीक है कह रही। यकीन नहीं होता कि ये अपने बच्चे हैं, जिनके संस्कार और अनुशासन की पूरा मोहल्ला दुआई देता था। उसी परिवार की एक माँ और आज बच्चों के दुर्व्यवहार से कितनी दुखी है। रूबी जानती थी, रोकर शशि का मन हल्का हो जाएगा। 10 मिनट बाद शशि ने कहा, अच्छा रूबी, यह बता मैं कहाँ गलत थी? नहीं नहीं, तू कहीं गलत न थी। गलत तो समय की चाल थी। हाँ, इंडिया आने का तेरा फैसला बिल्कुल सही था। बस यह समझ तू यहाँ सुरक्षित है। कई बार भावावेश में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके परिणाम का हमें एहसास नहीं होता। शशि, सच तो यह है कि तेरे बेटों ने तेरे सम्मान का सौदा किया, जिसे तू समझ नहीं पाई। जब समझ पाई तो बहुत देर हो चुकी थी। तू ठीक कहती है रूबी। शशि खामोश थी। वैसे तेरे बच्चों का भी कोई कसूर नहीं, वहाँ का माहौल ही ऐसा है। वे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते जिसमें उनकी आज़ादी में बाधा पड़े। देखने में तो यह आया कि विदेश जाकर बच्चे माँ बाप को अपने पास सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बुलाते हैं। आ भी गए तो अपने साथ रखना नहीं चाहते। इसलिए तेरे बच्चों को जब लगा कि माँ एक बोझ है तो बेझिझक ओल्ड एज होम का रास्ता दिखा दिया। बदलाव यहाँ भी आया है, बच्चे यहाँ भी अलग रहना चाहते हैं। फिर भी एक चीज़ जो है यहाँ वहाँ नहीं है, रिश्तों की गर्माहट का एहसास। तेरे बेटे रिश्तों की गर्माहट की कमी को जब महसूस करेंगे जब इनके बच्चे अपने माँ बाप यानी उनको ओल्ड एज होम का रास्ता दिखाएंगे। मन मैला मत कर, बच्चों से हमारी ममता की डोर कभी नहीं टूटती। हम उनका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। वे जहाँ भी रहें खुश रहें। हम आगे सोच, ध्यान से सुन। मैं यहाँ अकेली हूँ, तू साथ रहेगी तो मुझे भी हिम्मत बंधी रहेगी। तुझसे सच कह रही हूँ। लेकिन कब तक? शशि को रूबी का प्रस्ताव कुछ अजीब सा लगा। पर तेरे बेटे वे क्या सोचेंगे? यह घर मेरा है, मुझे अपने में किसी को बुलाने रखने का पूरा हक है। वे दोनों तो खुश होंगे, कहेंगे मम्मी बहुत अच्छा किया जो शशि आंटी ने आपके साथ रहने का मन बना लिया। अब हमें बेफिक्री रहेगी। सच तो यह है कि हम दोनों ने जीवन में बसंत को साथ साथ जिया, हर खुशी तकलीफ साथ में, घर परिवार के हर एक फैसले साथ लेते। आज भी हम साथ हैं। बेशक यह उम्र का पतझड़ है, पर इसे हम बसंत की तरह जी सकते हैं। मेरे बेटे कहते हैं मम्मी, जो इस उम्र में साथ देता है वही सच्चा मित्र है, वे चाहे बच्चे हों, पड़ोसी हों या कोई और। रूबी, तू कितनी खुश है जो ऐसी सोच वाले बच्चे हैं। एक मेरे। ओह, तू फिर अपने को कोसने लगी। छोड़ो यह सब, आज मैं जीना सीख। पर यह तो सोच, मैं यहाँ सारा दिन अकेली। शशि बोली, तू नहीं, मेरे पास उसका भी तोड़ है। वही ऊपर की लाइब्रेरी तू संभालेगी। मैं उस लाइब्रेरियन को, मैं भी तो एनजीओ के लिए काम करती हूँ। एक बात कहूँ, ये खाली बैठकर तू भी रोटी नहीं खाएगी। जानती हूँ, पहचानती हूँ तुझे और तेरे सम्मान को। ठीक है, सोचूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह कटर पटर सुनकर रूबी ने रजाई से झाँका। कहाँ चली मैडम सुबह सुबह? लो, खुद ही तो नौकरी दिलाई। अरे भूल गई, चल लाइब्रेरी तक छोड़ कर आजा, पहला दिन है। दोनों हंस पड़े। आज रूबी ने कितना दिनों बाद शशि को खिलखिलाते देखा था। पहली वाली हंसी थी। कहीं मन में किसी ने कहा, खुशी ही तो जीवन की सबसे नियामत है, इसे कहते हैं पतझड़ में बसंत।